सभी को मेरा नमस्ते। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 13 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है एनटीपीसी का। और इस एग्जामिनेशन से पहले आप लोग बहुत परेशान होंगे, क्या पढ़ के जाएं, जनरल स्टडीज का क्या लेवल होगा। तो उसके लिए हम ये 2 दिन आपके साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है और कैसे ट्रेंड्स के क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन में। अगर बात करें पहले सवाल की, ये डेट आप देख लीजिए। अभी जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी इंटर लेवल का 6/2024 को, उसका एक सैंपल है जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे यहाँ। पहला सवाल है कि 11 मई को एक 11 मई को 11 मई 2025 को ब्रह्मोस। देखिए, ब्रह्मोस हमारा एक इंडिजीनियस मिसाइल है जो ब्रह्मपुत्रा नदी और रसिया की एक नदी के नाम पे है। और ये एक ज्वाइंट कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है भारत और रसिया का। तो इसमें क्या है कि ये एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, अभी ये बनाया कहाँ गया है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, ये योगी जी के राज में किया गया है और ये किया गया है कहाँ, लखनऊ में। अगर हम और आगे बात करें, ये पहला सवाल था। देखिए, करंट का क्या लेवल है, मतलब अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जो नेशनल और इंटरनेशनल दो तरह के करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो इस तरह के सवाल आपको दिखेंगे जो इंटरनेशनली नेशनल कनेक्शन है उसका। नेक्स्ट, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा सवाल है कि भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई तक क्या किया है। 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा, ये एक जगह है, एयरबेस पर कौन सा राष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया। देखिए, यहां से दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला तो ये, इसमें अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये सवाल में भी देखने के लिए मिल जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बस इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे कि पहली बात आपसे पूछेगा कि यूनाइटेड अरब अमीरात और भारतीय वायुसेना के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, जो यहां पे पूछ के रखा है। अब हो सके कि आपको क्वेश्चन दे दे कि ये युद्ध अभ्यास किस स्थान पर हुआ है, कब से कब तक हुआ है और किनके किनके बीच हो सकता है। तो सबसे पहला एक चीज याद रखना है, इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। ये एक युद्धाभ्यास है जो यूनाइटेड अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस पे भारत और यूएई के साथ संयुक्त रूप से हुआ है। ब्लू फ्लैग आप लोग जानते होंगे। ब्लू फ्लैग अलग में असल में ये समुद्री किनारों में दिया जाता है और भारत में अभी तक 12 हैं ब्लू फ्लैग। और रेड फ्लैग तो जानते ही हैं, रेड फ्लैग एक ऐसा सिग्नल होता है कि यहां से रेड फ्लैग आ रहा है करके, हम लोग जो कहते हैं अभी थोड़ा सा जब रिलेशन में हो आप तो वो साइन होता है रेड फ्लैग का। नेक्स्ट, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो अगुआड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए, इसकी एक कहानी बताते हैं। जैसे ही पुर्तगाल की बात आई, आप जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे, और जिस रास्ते से आए उस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। उस रास्ते का नाम क्या था, केप ऑफ गुड होप। हिंदी में इसको बोलते हैं आशा अंतरिप। आशा अंतरिप। सबसे पहले कौन आया, तो आया वास्को डिगामा। कौन आया, वास्को डिगामा। कब आया, 1498। देखिए, 17 में, कहीं कहीं 20 में, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट। ये 1498 में भारत आया। और ये ऐसा कहा जाता है भारतीय इतिहास में कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। अच्छा, भारत की खोज की, समुद्री रास्ते की खोज की, और कहां आए, भारत में आए। ये आए कहां, मालाबार तट पे। वो बहुत फेमस है, ये आए थे कोझिकोड। अभी उसका नाम क्या है,
कोझिकोड, पहले उसका नाम क्या था, कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह पे आने वाला पहला पुर्तगाली जो था वो कौन था, वास्को डी गामा था। एक खास बात इसके बारे में कहा जाता है कि पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले थे और सबसे आखिरी में गए, मतलब आए सबसे पहले 1498 में और गए सबसे बाद में 1961 में। अब एक चीज क्या है, पुर्तगीज के बारे में इतना तो जान गए, ये जिस रास्ते से आया था उसका नाम था केप ऑफ गुड होप, आसान ट्रिप। इस रास्ते की खोज किसने की, कभी कभी सवाल पूछता है, तो उनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। उनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। अब बात करते हैं कि अब आप जब पश्चिमी तट की बात करेंगे, भारत के पश्चिमी तट की, तो वहां पे ये इसका आंसर क्या होगा, गोवा। उन्होंने किला भी बनाया गोवा में, पहला फैक्ट्री बसाया कोचीन में, उसके बाद इन्होंने गोवा में किला बनाया। गोवा के बारे में एक सवाल पूछता है कि गोवा, आप जब देखेंगे तो गोवा के सबसे बड़े शहर, अगर आप ट्रेन वगैरह से जाएं कभी, तो उसके स्टेशन का नाम है वास्को डी गामा। गोवा की राजधानी पणजी है। सवाल आपसे क्या पूछेगा कि गोवा किस नदी के किनारे है, ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि गोवा किस नदी के तट पर है या पणजी किस नदी के तट पर। तो उस नदी का नाम है मांडवी नदी। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, वो मांडवी नदी के तट पर है। ये सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं। इस सवाल का उत्तर क्या है, अगुआड़ा किला। अगुआड़ा किला असल में पुर्तगालियों ने बनाया था, वो वहां रखते थे, जैसे आते हैं तो किला बनाए, वो कैदियों को रखने के लिए किला बनाए थे। उसका 2-3 कारण है, बाद में उसको अपने वास्तुकला का बहुत अच्छा जगह बनाया, क्योंकि वो समुद्री रास्ते से आते थे। आपको पता होगा कि समुद्री रास्तों में स्टेशन नहीं होता है, कैसे पता चलेगा कि हमको कहां रुकना है क्या है, तो वहां रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनाया जाता है। तो लाइट हाउस बना 1864 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1612 में। एक और खास बात, यहां पीने के पानी का एक बड़ा अच्छा व्यवस्था किया गया था। तो अगर पेयजल की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें, तो उसके लिए, और ये एशिया का सबसे बड़ा है, गोवा में बहुत अच्छा घूमने की जगह है अगुआड़ा किला। जब नौकरी लग जाएगा आपका तो आप घूमने जरूर जाइएगा। नेक्स्ट, फिर जब अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल है कि सास्पर्श प्रस्करण। अगला सवाल है कि सास्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है। तो बनाया जाता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर बात करें H2SO4, H2SO4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं तो हार्ट लैम्प, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बीपीएससी में भी पूछा है। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, जिससे यह 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई। इसका जो अनुवाद है वो किया है दीप भास्ती ने। किसने किया है, दीप भास्ती ने। देखिए एक ऐसा चीज है, जो भी अवॉर्डेड बुक है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नोबेल आया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नोबेल आपके अभी जस्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके सवाल तो बन गए होंगे पहले ही। अगली बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म तन्वी, ये बहुत अच्छी फिल्म है, भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन हैं, जिसका विश्व प्रीमियम 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान कांस फिल्म मार्केट में इनका हुआ था, मतलब ये प्रीमियम हुआ, इसका प्रीमियर हुआ। तो इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है अनुपम खेर। ये बहुत ही नोन पर्सनैलिटी हैं और भारत के अच्छे एक्टरों में से एक हैं, अब निर्देशन में है। नेक्स्ट, अगर फिर अगले सवाल की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम, देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे? कुछ सवाल हम आपको बताते हैं। 1919 में डुअल गवर्नेंस, देखिए ये 3 तरह का डुअल गवर्नेंस पूछता है। पहला डुअल गवर्नेंस जो बंगाल में हुआ, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में, जब 2 तरह के टैक्स लगाए गए, दीवानी टैक्स और एक टैक्स था आपका जो नॉर्मल, मतलब दीवानी टैक्स एक इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और डुअल गवर्नेंस स्टैब्लिश हुआ था। क्या होता है उसमें हम आपको बताते हैं। जैसे जमींदार आप रहिए लेकिन लगान हम वसूलेंगे, इस तरह का टैक्स, वो ब्लैक एरा ऑफ बंगाल कहते हैं उसको। तो पहला बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लगाया था 1765 में। उसके बाद दौर आता है प्रांतों में द्वैध शासन, तो वो 1919 में पहली बार क्या हुआ था कि अब जो प्रोविजंस थे वहां भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया था। और इसी एक्ट के बाद 1920 में बिहार के पहले गवर्नर बनाए गए थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये बनाए गए थे। तो इसमें भारतीयों को क्या क्या दिया गया था? तो भारतीयों को शिक्षा और स्वास्थ्य दिया गया था, पुलिस और राजस्व नहीं दिया गया था, रक्षा और रेलवे नहीं दिया गया था। तो क्या दिया गया था? न्यायिक और विदेशी मामले नहीं दिए गए थे, शिक्षा और स्वास्थ्य दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि 1761, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री ही समझिए, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के बीच में हुआ? अच्छा, एक चीज कभी मन में आया है कि अहमद शाह अब्दाली था कौन? देखिए, कहा जाता है कि हर बड़े आक्रमण के बाद उसके सेनापति भी एक बार चाहते हैं कि हम फतेह करें। सिकंदर का सेनापति था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था सेलुकस निकेटर, जो उसके साथ युद्ध किया, हारा, कुछ गांव दिया, अपनी बेटी का शादी किया और उसके बाद चला गया। नेक्स्ट, ये अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह का आक्रमण हुआ है 1739 में, आप लोग सबको पता होगा। नादिर शाह का आक्रमण हुआ, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट लेके गया भारत से। ये जब भारत पर आक्रमण करता है उस समय मोहम्मद शाह यहां के शासक होते हैं, और 2 बहुत चीज, एक मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसका एक और नाम था तख्त ए ताऊत, तख्ते ताऊत, और दूसरा ले गया था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, ये ले गया नादिर शाह 1739 में। बाद में इसी का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत में लड़ा किसके साथ? मराठा के साथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मराठा। तो तीसरा, पहला पानीपत युद्ध हुआ है 1526 में। ये किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। 1556 अकबर और हेमचंद्र के साथ, जिसको आप हेमू कहते हैं, ये अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद ये संरक्षण में था बैरम खान के समय, बहुत बच्चा था अकबर, लेकिन युद्ध तो हमेशा राजा के नाम पे लड़ा जाता है। तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, किसके साथ? मराठा के साथ, जो मराठाओं को बहुत कमजोर किया। मराठा शक्ति यहां खत्म हो गई 1764 में, मुगल शक्ति खत्म हो गई जब बक्सर का युद्ध हुआ और तीनों संयुक्त सेनाएं लड़ी, फिर चीजें अलग हो गई। नेक्स्ट, फिर अगले सवाल में आते, इसका उत्तर हो जाएगा मराठा। अगले सवाल की बात करें तो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखिए, सभ्य जीवन कहने का मतलब कि आप एक ऐसा लाइफ जी रहे हैं
जिसका कि समाज में एक रेप्यूटेशन है। तो वैसे लाइफ को जीने के लिए जनसंख्या घनत्व नहीं हो सकता है, मासिक वेतन नहीं देखते हैं, विलासिताओं की वस्तुओं की चीजें नहीं देखते हैं। हाँ, ये पीपीपी हो गया ना, इसमें यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति का जीडीपी क्या है। देखिए बात यहां पे हो रही है एक नॉर्मल लाइफ की नहीं, एक स्तर की बात हो रही है। आप जीते हैं और एक स्तर है, दोनों में अंतर है। तो अगर स्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पीपीपी मतलब पब्लिक, पता ना, ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक और पार्टिसिपेशन। ट्रिपल पी का देख लीजिएगा क्या होगा। ऐसे तो प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन ऐसे ही करके कुछ बोलते हैं वो। उसके बाद यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति की क्या जीडीपी है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, प्राइवेट या फिर और भी किसी तरह का पार्टिसिपेशन है, उसमें देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि नीति आयोग के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक मान सर्वाधिक था। देखिए अगर भारत में राज्यों की बात करें तो केरल अगर ऑप्शन में है और कोई पॉजिटिव रिस्पांस देना है तो ज्यादा हद तक आप देख लीजिए है केरल। हाँ, तो बिल्कुल इस सवाल का उत्तर क्या होगा, केरल। केरल का मानव विकास सूचकांक मान सर्वाधिक था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय पिक्चर फिल्म माना जाता है। देखिए फुल लेंथ तो थी लेकिन ये मूक फिल्म थी, बोला नहीं गया था इसमें। वो फिल्म कौन है, राजा हरिश्चंद्र, 1913। बहुत अच्छा है, प्रीवियस ईयर के ही सवाल उठाए गए हैं। अब अगर बात करता हुआ कि बोलता हुआ फिल्म कौन था, तो बोलता हुआ फिल्म था आलम आरा, 1930। नेक्स्ट आते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल है कि 2 से 3 अप्रैल को यूएनईसीई क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम कहां आयोजित किया गया था। देखिए आयोजन की बात करें तो कोई भी कॉन्फ्रेंस जो होता है वो हमेशा ऐसे जगह पे होता है जहां लोग घूमने जाएं और एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया हो, जहां सिक्योरिटी हो, जहां मतलब चीजें अच्छी हो। और वो मीटिंग एक तरह का एक ऐसा आयोजन होता है, आप भी जाएंगे जब जॉब हो जाएगा आपका मीटिंग करने, तो आप वैसा प्लेस डिसाइड करेंगे जहां वेदर भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा और उसी बहाने बातचीत भी हो जाए। तो जेनेवा इसका आंसर होगा। जेनेवा में ये हुआ है सतत विकास पर 2025 का क्षेत्रीय फोरम का सस्टेनेबल, ये हो गया रीजनल फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मीटिंग हुआ है अप्रैल में। आगे बात करते हैं तो संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। तो ये कौन सी है, 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची जो है वो संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0, ये देखिए ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। अब रेलवेज का है एग्जाम तो रेल से कुछ ना कुछ सवाल तो पूछे ही जाएंगे। ये कवच एक ऐसी सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिक सारा किए जाने का प्रयास है, एसएनटी और इंजीनियरिंग का ज्वाइंट एडवेंचर है ये। तो इसमें कह रहा है कि किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में ऐसा है कि अप्रैल 25 में इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि ट्रेन ये सुरक्षा से, कवच का मतलब ही होता है सुरक्षा, जो कर्ण के पास था, तो सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक चल सके इसके लिए किया गया है
ये किया गया है मुंबई में। कहां किया गया है? मुंबई में किया गया। अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। नीलगिरी के बारे में कुछ सवाल आप जानिए। अगर आप इसको ज्योग्राफी के तौर पे समझें तो ये है आपका वेस्टर्न घाट माउंटेन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सह्याद्री। अगर इसमें थोड़ा सा और देखिए, ये है ईस्टर्न घाट माउंटेन, और ये दोनों जहां मिलते हैं, ये जो मिलने का है, बहुत बार सवाल पूछा है कि वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी में। नीलगिरी पर्वत जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, भ्रंश पर्वत का। कैसे पर्वत का? भ्रंश पर्वत का, ब्लॉक माउंटेन। अब एक और सवाल जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक ऐसे जगह का नाम बताइए जहां चाय और कॉफी दोनों उपजाई जाती है। तो ये कहां उपजाई जाती है? नीलगिरी क्षेत्र में। कॉफी भी होता है और चाय भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। मन्नार की खाड़ी कहां है? तो एकदम भारत के यहां पे, ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका की बाउंड्री भी बनाने में आदम के पुल के बीच में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नंदा देवी एक पर्वत है उत्तराखंड में। और सुंदरबन कहाँ है? बंगाल में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये सवाल कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? देखिए, ये भारत की स्वतंत्रता के समय ही नहीं, आज भी अर्थव्यवस्था की अगर सबसे बड़ी कमी कोई है तो वो क्या है? उच्च बेरोजगारी और निर्धनता। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में शामिल नहीं है? देखिए, जब भी हम लोग गरीबी सूचकांक मापते हैं स्पेशली, तो हम लोग कुछ चीजों को, कुछ क्या, 3 चीजों को माइंड में रखते हैं। पहला है शिक्षा, शिक्षा का स्तर। दूसरा है स्वास्थ्य, किस तरह का स्वास्थ्य है, क्या स्तर है उसका, और जीवन स्तर, किस तरह का लाइफ स्टाइल है उसका। रोजगार इसका सूचक नहीं है, रोजगार इसका सूचक नहीं है। आपसे सवाल यही पूछा है कि कौन शामिल नहीं है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? रोजगार। रोजगार इस बात का सूचक नहीं है कि आप बहुआयामी गरीबी में हैं कि नहीं। अगले सवाल की बात करें, ये 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम से समझाता है? अच्छा, आपको इससे पहले देखिए, ये तो आंसर अलग बात है, आपको समझना होगा कि गोखुर झील होता क्या है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एक कहानी सुनाते हैं आपको। नदी को उसके बचपन से समझिए, नदी को उसके बचपन से समझिए। जब आपके घर एक छोटा बच्चा होता है तो आप उसको, अगर उसके हाथ में कुछ भी गया तो आपको कहां मार देगा, कितना मार देगा, आपको कितना चोट लगेगा, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इन सब चीजों से अभी उसको इतना जानकारी नहीं है कि चोट लगना क्या होता है, रोना क्या होता है, आप पर क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं। नदी भी जब जन्म लेती है तो वो एकदम आजाद होती है, तो बेबाक चलती है। बेबाक चलने के क्रम में वो कहां कितना काटेगी उसको कुछ पता नहीं होता है।
तो सबसे पहले वो आई शेप वैली, क्या होता है, लगातार काटते जाती है, तो आई शेप वैली का निर्माण करती है। आई आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? नदी करता है। उसके बाद वो लगातार, आप कभी बचपन में देखे हो तो हम लोग अगर एक जगह ऐसे किए तो बार बार वहीं पे करते रहते हैं, तो यही आई आकार के घाटी को वो कहीं कभी कभी के बड़ा कर देती है, गर्त टाइप का बना देती है, गॉर्ज, गॉर्ज बनाती है, गर्त। यही गर्त बाद में कैनियन बन जाता है, यही गर्त बाद में कैनियन बन जाता है, इस आकार का हो जाता है। देखे होंगे दो पहाड़ियों के बीच में एक सफेद लहर की तरह नदियां निकलती है, तो वो वहां पे बनती गई, तो वो वी शेप वैली, आई को बड़ा करके कैसा बना देता है? वी शेप वैली। तो अगर वी आकार की घाटी की भी बात करें तो ये कौन बनाता है? वी आकार की घाटी भी कौन बनाती है? नदी बनाती है। अगर हम इससे आगे की बात करें, ये उसका बचपन था। बाद में जब हम लोग मिड एज में आते हैं, यूथ होते हैं या फिर मैच्योर होते हैं, प्रौढ़ावस्था में जब हम जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ चलना है, किसके साथ रहना है, किससे बात करना है। तो मैच्योरिटी जब इसको भी आती है, नदी को आती है, तो वो कुछ चीज अपने साथ लेके चलती है, बाकी चीजों को छोड़ देती है। तो उस छोड़ने से एक झील का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में छाड़न झील कहते हैं। क्या कहते हैं? छाड़न झील। इसी का एक और नाम है गोखुर झील। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। मतलब नदी अपने प्रौढ़ावस्था में एक झील का निर्माण करती है, उस झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसके बाद जब नदी बुजुर्ग होती है, जैसे हम लोग जाते थे नानी के पास बैठ के बोले, नानी माँ पैसा सब लेके तो जाओगी नहीं, ऐसा करो कि दे दो, मरोगी तो कुछ साथ तो जाएगा नहीं। नदी भी जब वृद्ध होती है तो अपने साथ, अपने रास्ते में जितना भी सिल्ट ढो सकती हो, उसको एक त्रिभुजाकार आकृति बना के समुद्र से मिलने से पहले छोड़ देती है। इस जगह को डेल्टा कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो नदी जब वृद्धावस्था में समुद्र से मिलने से पहले त्रिभुजाकार आकृति की, जो सिल्ट वगैरह जमा करके आकृति बनाती है, उसको डेल्टा कहते हैं। और वो किसके द्वारा बनाया जाता है? नदी के द्वारा। ये तो हो गया नेचुरल डेथ। अब एक्सीडेंटल भी तो होता है। कुछ बच्चा लोग को आप देखते होंगे कि बाइक लिया, यूं एकदम लहरिया कट करते हुए चल रहा है, हन हन। पहली बात तो वो उबड़ खाबड़ में चल रहा है। तो नदियां भी है जो उस अवस्था में है। जैसे दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती को आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये क्या चलती हैं? तो ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती है, उबड़ खाबड़। यानी ऐसा कह सकते हैं कि रोड अच्छा भी है तो ये अच्छे से नहीं चलेंगे। वैसे ही ये दो नदियां हैं, रिफ्ट वैली में बहती है। चंबल भी उसी के कैटेगरी में आती है, जो जहां तहां काटते आई है। चंबल का वो जो एरिया है पूरा, सब बीहड़ वगैरह इन्हीं लोग का बनाया हुआ है। तो नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली में बहती है, पहला। दूसरा, अब क्या हुआ कि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो ये क्या बनाती हैं? देखिए, एक्सीडेंट या ई फॉर इमरजेंसी एंड ई फॉर एस्चुअरी, ये बनाती हैं एस्चुअरी। हिंदी में उसको कहते हैं ज्वारंद मुख। ये एस्चुअरी बनाती है, मतलब ये सीधा आती है, तट से सीधा गिर जाती है। गिर जाती है मतलब डायरेक्ट मर जाती है, इसका वृद्ध अवस्था नहीं होता है। तो ये क्या होता है? एस्चुअरी। ये बनाती हैं एस्चुअरी, ज्वारंद मुख बनाती हैं। भारत में दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, खंबात के खाड़ी के पास गिरती हैं और एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी का क्या है? चूंकि ये ऊंचाई से गिरती हैं तो वहां पे एक गहरा घाटी का निर्माण होता है, जो जहाजों और बेड़ों को लगने में मदद करता है। इसीलिए आप मुगल काल में पढ़े होंगे कि सूरत को मक्के का द्वार कहा जाता था, वहां से ट्रेवलिंग होती थी, तो वहां जहाज आसानी से तट तक आ जाता है। और भी उसकी कुछ कहानियां हैं, जैसे वहां ज्वार भाटा आता है जो मदद करता है, वो हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो अब इसके हिसाब से हम लोग इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्या हो सकता है?
तो कह रहा है कि बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण के कारण जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? गोखुर झील बनाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण, बाहर पे जमा और अंदर में कटाई, तो वो गोखुर झील, गाय के खुर की तरह इस आकृति का झील का निर्माण होता है। तो इससे क्या बनता है? गोखुर झील बनता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अच्छा सवाल पूछा, पंबन बंदरगाह तमिलनाडु। पंबन कहां? तमिलनाडु। ये तो डायरेक्ट सवाल है। बंदरगाह की बात करें तो हम थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। ये अगर गुजरात की बात करें, ये एरिया यहां पे है कांडला। अब कांडला का एक नया नाम हो गया है दीनदयाल पोर्ट। क्या नाम है? दीनदयाल पोर्ट। उसके बाद बात करें तो ये मुंबई। मुंबई को सहायता करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है नहावा शेवा। इसका एक और नाम है जेएल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू। इसको किंग ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किंग ऑफ अरेबियन सी। एक्चुअली क्या होता है हम आपको बताते हैं। वरीय पदाधिकारी के साथ जो सहायक होते हैं, क्या होता है, पदाधिकारी तो चेंज होता रहेगा, काम आपको डायरेक्ट कराना है तो सहायक से कराना है। तो ऐसा होता है कि पदाधिकारी से ज्यादा वैल्यू सहायक का हो जाता है। सेम चीज है, नहावा सेवा को बाद में डेवलप किया गया और ये इतना कन्वीनियंट है कि लोग यहां ज्यादा प्रीफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मुंबई। इसके बाद बात करें तो मर्मुगुआ, जो आपका गोवा में है। मर्मुगुआ ये गोवा में है। फिर एक नीचे आते हैं तो ये बहुत है फेमस, इसका नाम है न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर। फिर यहां आपकी कोची, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इस तरफ की बात करें तो एक बहुत अच्छा सा है, नाम है इसका तूतीकोरिन। क्या नाम है? तूतीकोरिन। थोड़ा सा श्रीलंका बताना चाहते हैं। देखिए श्रीलंका में एक बंदरगाह है, उसका नाम है हम्बन टोटा। हम्बन टोटा। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसको चाइना डेवलप कर रहा है, चीन डेवलप कर रहा है इसको। और हम्बन टोटा बंदरगाह चीन के संरक्षण में फैल रहा है। ये भारत को बांधने की एक साजिश है उसकी। इसके ऊपर जाते हैं तो यहां पे आपका पंबन, ये एन्नौर है, एन्नौर है, यहां चेन्नई है। इसी बीच में इधर आसपास में पंबन है जो पूछा है आपसे, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर में आए तो यहां विशाखापट्टनम है। यहां थोड़ा और ऊपर गए तो इसका नाम है उड़ीसा में है पाराद्वीप। और ये हो गया कलकत्ता वाला पार्ट। तो यहां एक हल्दिया, हल्दिया इसलिए भी फेमस है कि ये नदी वाला द्वीप है। और उसके बाद कलकत्ता, ये छोटा सा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या कहता है। अगला सवाल है, आगे चले गए हम तो। अगला सवाल ये कहता है, यार 20 जानना नहीं है क्या? अगला सवाल कहता है कि किस भारतीय लेखक या लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्टलैम्प, ये तो फिर आ गया, के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। देखिए ये बानो मुश्ताक को मिला है। यहां पे कंफ्यूज किया है आपको दीपा भस्ती का नाम देके। उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। असल में लेखिका कौन है? बानो मुश्ताक। ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा भस्ती ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सवाल हम पहले बता चुके हैं। 21 में क्या कहता है कि किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 25 में बिना उन्नत चिपों के एआई चलाने वाले सिस्टम को अनिर्वृत्त किया है।
देखिए बिना एआई का बात हो रहा है, और यहां पे कोई एक ऐसा बताइए जिसमें कि आपको ये सेंस आ रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। क्लोज लूप टेक्नोलॉजी, जीरो लैब्स, भारत पे इक्का सॉफ्टवेयर। अच्छा एक बात बताइए, जीरो, जीरो का मतलब हो रहा है कि एकदम शून्य, और इसमें बोला क्या गया है, चिपो, बिना उन्नत चिपो के, तो जीरो लैब्स इसका आंसर है। ये देखिए हम आपको बताने का तरीका ऐसे एक्चुअली में आपको याद रहेगा, आप तभी बना पाएंगे, लेकिन अगर गेस करना हो और उसमें है कि बिना उन्नत चिपो के और जीरो लैब्स है, तो ये उसका उत्तर हो सकता है, और यही उत्तर है भी, गेस करने का है। नेक्स्ट, अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एस क्या करती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ भी हो कंट्रोल प्लस एस, कुछ भी टाइप कर रहे हैं कंट्रोल एस कर देते हैं, कुछ सीट्स बना रहे हैं कंट्रोल एस कर देते हैं, तो वो क्या करता है, सेव करता है। तो ऐसा है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करती है, दैट विल बी योर आंसर। ये तो बहुत आसान सवाल था, सभी करके आए होंगे, लेकिन बहुत सा नहीं भी कर पाए होंगे, क्योंकि मोबाइल में थोड़ी कंट्रोल प्लस एस होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमलिट्स आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। बिहार पीसीएस जो है वो अपने यहां जीएस पेपर 1 में अलग अलग करके पूछते रहती है, तो वो ना नाम ही दे देती है उलगुलान। यहां आपसे नाम ही पूछा है, बिरसा मुंडा याद रहेंगे तो आप ये सवाल बना लेंगे, उलगुलान या ग्रेट ट्यूमलिट्स जो कहिए, मुंडा विद्रोह है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर, अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं? अच्छा एक बात बताइए, माउंट एवरेस्ट है कहां? मंगोलिया में है नहीं, जापान में है नहीं, अमेरिका में है नहीं, तो नेपाल करेगा, दैट्स विल बी योर आंसर। आगे देखते हैं, कभी कभी सवाल पता है आपको सिर्फ इसलिए पूछा जाता है, जब भी नया तरह का सवाल हो तो आप समझ जाइए कि वो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है सवाल में ही उसका। एक्चुअली देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का यही खासियत है कि आपके पास आंसर मौजूद है, आपको बस पिक करना है। कई एक बार आपको याद है तब पिक करेंगे, और कई एक बार आपको याद नहीं है, आप गेस करेंगे और वो सही हो जाए। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित अपरिवर्तित रहती है? देखिए क्या नहीं बदलता है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है ना, आवेशित कण मतलब चार्ज के कारण और मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो हमेशा इसका डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन जहां है वो चेंज हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, इसका एंगुलर जो कह रहा है कोणीय संवेग, ये भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, यहां गया तो कुछ और, यहां आया तो कुछ और, यहां गया तो कुछ और, तो चेंज क्या नहीं होगा, गतिज ऊर्जा चेंज नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आप इसको अगर एक फिगर बना के समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, और फिर उसके बाद एंगुलर भी चेंज हो जाएगा, कोणीय संवेग भी, तो बच गया कौन, गतिज ऊर्जा, यही सवाल का उत्तर था। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल है। यह सवाल कहता है कि किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट समिति, ये पैक्स, आप लोग देखिए गांव के लोग जितने होंगे ना सब पैक्स के बारे में जानते होंगे। कोऑपरेटिव जितने भी बिहार में हैं उसी के संरक्षण में पैक्स के संरक्षण, बाद में पैक्स बना जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हुआ। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड अभी मतलब ऐसा कहा जाता है कि भारत माता तो गांव में ही बसती हैं, शुरू से मतलब एग्रीकल्चर के प्रति। अभी होता क्या ना कि जब हम डिपेंडेंट होने लगेंगे एग्रीकल्चरल चीज पे भी किसी पे, तो फिर हमारे पास उतना इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है कि हम सरवाइव कर पाएंगे। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां काम कर रही है एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में, उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार बहुत उसको करते रहती है। पैक्स इसी का एक पहल था। इसी के तहत क्या हुआ कि कह रहा है कि डिजिटल बनाने के लिए क्या किया गया है। तो देखिए डिजिटल बनाने के लिए ही किसान पोर्टल थोड़ी, पैक्स से रिलेटेड थोड़ी है ये, कोऑपरेटिव। देखिए लेकिन एक चीज है, सवाल बड़ा अच्छा बनाया गया है,
सवाल में हर वो चीज है जो पैक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये ऑप्शंस में भारतीय डिजिटल कृषि मिशन ये नहीं है, पैक्स डिजिटलीकरण परियोजना, हाँ ये हो सकता है, पैक्स डिजिटलीकरण परियोजना, यही सवाल का उत्तर है। कोऑपरेटिव नेट नहीं है, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। 27 नंबर क्या कहता है? 27 नंबर का कहना है कि 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही हॉट टॉपिक है। हर वो चीज जिसको राज्य सरकार या कहीं के भारत सरकार या इंटरनेशनल लेवल पे जब उसका एक्सप्लोजर शुरू होता है तो वहां से सवाल बनना तय है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आकाश तीर इस सवाल का उत्तर है। आप सब जानते हैं उस समय एक डेवलप किया गया था डीआरडीओ द्वारा, जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया। बाद में इसकी बहुत मतलब ये इतना न्यूज में रहा है कि सवाल गलत करके तो आप नहीं आए होंगे और ना आगे आने वाले एग्जाम में आप गलत करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ऑप्शन में है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये सब देखिए, कुछ कुछ सवाल क्या है कि डायरेक्ट देखे आंसर पता हो जाता है, हाँ यही है, मतलब ये डायरेक्ट सवाल है। जहां दिमाग लगाने का है वहां दिमाग लगाएंगे, जहां डायरेक्ट है वहां डायरेक्ट बनाएंगे। अब कह रहा है कौन सी पद्धति उदारवादियों, दो तरह के थे, उग्रवादी और उदारवादी, के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करता है? अच्छा, अगर आपको याद है गर्मपंथी नरमपंथी जिसको आप कहते हैं, तो जो नरमपंथी हैं वही उदारवादी हैं। तो उदारवादी या नरमपंथी चाहते क्या थे? आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास में अगर इसकी जिक्र की जाए तो युद्ध तो करना नहीं चाहते थे, आर्म रेवोल्यूशन उनका कभी कल्चर नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे कि कभी इस तरह का कोई काम हो। गुरुल्ला वो युद्ध भी वो नहीं करना चाहते थे। तो याचिका और प्रार्थना, देखिए पिटीशन और प्रेयर, ये उनका क्या था, वो करना चाहते थे, यही उनका दृष्टिकोण था। वो कहते थे रिक्वेस्ट करेंगे हो जाएगा, सारी चीजें यही डिस्कस है, आखिर कोई कब तक मना करेगा, रिक्वेस्ट करेंगे क्यों नहीं करेगा। तो वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा याचिका और प्रार्थना, जो उदारवादियों के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम था, उनके लिए यही एक रास्ता था। गांधी जी भी उदारवादी, आप इतिहास में पढ़े भी होंगे उदारवादी चरण गांधी जी के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है कि 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है? 7वीं अनुसूची में 3 तरह की अनुसूचियां हैं। 3 तरह की अनुसूचियां कहने का मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद कुछ अपशिष्ट बन जाता है। तो अपशिष्ट पे संसद को बनाने का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर सिर्फ केंद्र सरकार का, मतलब वो जब चाहे तब। अपशिष्ट डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है? संघ सूची। संघ सूची का मतलब ही होता है कि इस पर नियम कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ सूची। दैट्स विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले देखिए ये क्या है क्वेश्चन, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना। अच्छा, एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? आपको पता है ये परत बना कैसे है? सब जानते हैं, बस ये बहुत बेसिकल सवाल है। मान लीजिए ये पहले से पृथ्वी रहा होगा, वहां पे कुछ हुआ होगा और इसकी कुछ परतें नीचे गई होगी। जैसे आप लोग देखते हैं कहीं कोयला मिलता है, उसके ऊपर उसके नीचे हीरा मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ये चट्टानें बनी कैसे? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा सुनते थे कि पहले ऐसे धरती था, फिर भूकंप आया था, सब चला गया अंदर, फिर वो हुआ। वेव भी पढ़े होंगे आप, एस वेव, पी वेव, एल वेव। तो उसमें क्या होता है, वो रेंज वाइज डिसाइड करता है। मोहबंद भी पढ़े होंगे आप लोग। तो वो सब चीजें क्या है कि ये साक्ष्य जो होता है वो भूकंपीय तरंग के व्यवहार से पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो परतदार संरचना है, और इसको मतलब वेव वाइज जो कंपन होता है उससे ये डिसाइड हो जाता है कि ये क्या है, एक चट्टानों के संरचना से बनी हुई है पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो।
जिसको आप कोर कहते हैं, मेंटल कहते हैं, फलाना फलाना। नेक्स्ट आगे बात करें अगर, तो शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? अच्छा एक बात बताइए, कोई लिंक हम लोग बनाते हैं या डेस्कटॉप पे कोई चीज दिखता है तो सबको मैनेज कौन करता है कंप्यूटर में? तो ये जो मैनेज करने का काम है वो विंडोज सेल का काम है। विंडोज सेल सब कुछ को मैनेज करके रखता है। कमांड प्रॉम्प्ट देते नहीं, फाइल एक्सप्लोरर ये इंटरनेट का सर्च इंजन है, टास्क शेड्यूलर नहीं करता है। विंडोज सेल विल बी योर आंसर। विंडोज सेल जो है वही शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के मैनेजमेंट के लिए वहां पे उत्तरदायी है। आगे चलते हैं, आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। बात करें अगले सवाल की, तो यह कहता है कि मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm प्रति 52 कैलिबर एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS की खरीद के लिए किन दो कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए अभी थोड़ा सा ऐसा क्या चल रहा है कि जब भी स्वदेशी की बात हो रही है या किसी तरह का जब खरीद बिक्री का हो रहा है तो हम लोग ना थोड़ा चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी भी आगे आए, उसमें हमारा जो कंपनी है वो उसमें मतलब भागीदारी करे। और देश के विकास में कहीं ना कहीं टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। वो हमेशा आपको टाटाज कंपनी के साथ दिखेगा ऐसा कि देशभक्ति एकदम कूट कूट के भरा है। ऐसा नहीं है कि महिंद्रा में नहीं है, लेकिन टाटा का मतलब एक अलग डेडिकेशन है। तो ऑप्शन में टाटा एक ही जगह है, ऐसे इसका आंसर भी यही है, भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये दोनों मिलके इसको डेवलप कर रहे हैं और अभी इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत ने अपने बिजली अवसंरचना को बढ़ाने कब तक, ये देखिए डायरेक्ट सवाल है ये, कि भारत ने अपने बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और कब तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की एक व्यापक योजना को अनावृत या एक व्यापक योजना जो है वो अनावृत किया गया है। इस सवाल का उत्तर है 2020 मतलब 2032 तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग जो है बिजली की, उसको पूरा करने के लिए एक योजना तैयार किया गया। आगे की बात करें, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन का यह कहना है कि भारत ने किस पड़ोसी देश पर 2025 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने का आरोप लगाया? अच्छा एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कौन देश करता है? सबको पता है। उसके बाद अगर आप ऑप्शन देखेंगे इसका, तो ऑप्शन में कहीं आपको ऐसा नहीं कोई और देश दिखेगा जो कि सीमा साझा करता हो जम्मू कश्मीर के साथ। तो वन एंड ओनली इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो जम्मू, अब देखिए चूंकि ये यूनियन टेरिटरी हो गया है तो जम्मू कश्मीर एक है ही, लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा पंजाब, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है गुजरात। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है 36 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति, यूनिवर्सल पीस, सुलह एक कुल, इसको उर्दू में कहते थे, के सिद्धांत का पालन किया जाता था। किसके शासनकाल में? देखिए मुगल में
अगर किसी राजा की बात की जाए जो बहुत अच्छा शासक हुआ, जिसको कि आप महान कह सकते हैं, वो कौन था? अशोक था। अशोक के शासनकाल में ही ऐसा होता रहा कि शिया और सुन्नी जो दो गुट के हैं, एक मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं और एक उनके दामाद अली को मानने वाले। तो ये दोनों अलग हो गए। ईसाई और यहूदियों के बीच भी बराबर से झगड़ा रहा है। ये सब एक साथ मिले, ईसाई और यहूदी चर्च में एक साथ प्रार्थना करने लगे, शिया और सुन्नी एक मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। ये किसके शासनकाल में हुआ? अकबर में। शायद यही वजह है कि भारतीय इतिहास में अकबर को महान कहा गया है। शासन करना अलग बात है, लेकिन एक शांति के साथ शासन करना ये एक अलग बात है। आज की स्थिति ऐसी है कि ऐसा संभव नहीं है। आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, अभी हम लोग 36 किए ना, हाँ 37 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिण भारत में, विशेष रूप से कहां? दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसून वर्षा। देखिए एक चीज क्या होता है ना कि पता कैसे चला कि अब मानसून आने वाला है? तो वहां पे मैंगो सावर होता है, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा से पता चलता है कि अब क्या है, मानसून आने वाली है। और तापमान के साथ ये होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्वेस्टर हो नहीं सकता है, मानसून से विराम हो नहीं सकता है, लू तो चलती ही उत्तर भारत में है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? आम्र वर्षा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली, जागर नृत्य शैली जो है वो उत्तराखंड की है। जागर नृत्य शैली कहां की है? उत्तराखंड की है। तो यही पूछा है कि कहां से उत्पन्न हुई? उत्तराखंड से। जागर याद रहेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल 39 कहता है कि 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया है? कौन सा एक नया टूल बनाया जा रहा है? तो देखिए पावर, ये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए है। तो अभी एक वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, वीपीपीए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में जो कंपनी के सहायता के साथ एक विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया गया है, उसका नाम है वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, जो 2025 में अभी भारत ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? देखिए प्रोटोजोआ से होने वाली 3 रोगें हैं। हम लोग ऐसे ही इसको याद करते हैं, पैमका लिखते हैं, पै मा और का। ये पै जो है वो पायरिया के लिए यूज करते हैं हम लोग असल में। पायरिया आप लोग सब जानते हैं किसके कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से होता है, और दांत वात में होता है, दांत और मसूड़ों में। आगे बात करें मलेरिया, आपके हिसाब से आंसर यही होगा, मलेरिया है ना ऑप्शन में। मलेरिया, देखिए मलेरिया होता है एक मच्छर के काटने से। उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलिस। आप लोग सब ये चीज जानते होंगे। अच्छा कुछ चीजें और हम आपको बताएं। क्यूलेक्स एक मक्खी है, क्यूलेक्स मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? ये होता है फलेरिया। उसके बाद एक है, उसका नाम है कालाजार। ये लिख लीजिए पहले, कालाजार। कालाजार असल में बालू मक्खी, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये क्यूलेक्स मच्छर है और ये सैंड फ्लाई बालू मक्खी, इससे क्या होता है? कालाजार होता है। उसके बाद एक और है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। इसे सोने की बीमारी होती है, नींद बहुत आता है। आप लोगों में से बहुतों को होगा सोने की बीमारी।
एक और खास बात क्या है कि एक डेंगू जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज, डेंगू जो है उसमें मच्छर का नाम क्या है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ऐसा नहीं कि डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको याद हो जाएगी, कोशिश करेंगे हम लोग सब यही याद कर लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? मलेरिया। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये सब सवाल अगर हम बना रहे हैं और आप जब इसको देख रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि कुछ टेक्निकल और बेसिक चीजें आपको पता है। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अलग से भी इन सब चीजों की पढ़ाई होगी, वहां आप समझेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएगी। और हम कोशिश करेंगे कि यहां आपको कम से कम ऐसा बता दें। देखिए 3 तरह का विधेयक होता है, 3 तरह से चीजें पारित होती है। एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब है कि जितने लोग उपस्थित हैं 50 और 49 और 51 परसेंटेज में अगर बात करें, या 50-100 लोग हैं तो 51 कहीं हो गए 49, मतलब एक नॉर्मल मार्जिन से भी अगर आगे है तो वो साधारण बहुमत से चीजें हो जाएगी। लेकिन बात किसकी हो रही है? संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन विधेयक अगर पारित करना है तो दूसरा बहुमत होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 बहुमत। अब यहां पे कह रहा है कि कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। देखिए क्या होता है कि जितने उपस्थित हैं उसमें से 2/3 सदस्य अगर कहीं एक तरफ चला गया तो वही संविधान संशोधन जो है वो पारित हो जाएगा। सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत नहीं, कोई जरूरी नहीं है अगर हम विपक्ष में हैं तो हम जाएंगे ही नहीं। अगर आप किसी तरह का संशोधन कर रहे हैं तो वहां पे तो अगर विपक्ष गया ही नहीं तो अकेले होकर कोई 2/3 हो नहीं सकता है। फिर है कि लोकसभा सदस्यों का साधारण बहुमत तथा 2/3 नहीं, ये भी नहीं होगा। सभी संसद सदस्यों का सर्वसम्मति से मत, नहीं ये भी नहीं। तो यही एक आंसर होगा कि कुल सदस्य का बहुमत साधारण बहुमत और जो उपस्थित हैं उनके 2/3 का। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि टोटल जो मेंबर हैं उनका बहुमत हो जाना चाहिए और जो उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन पारित हो जाएगा। इसका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं आगे 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते एमएस विंडो सिस्टम से किसी फाइल को अस्थाई रूप से डिलीट कर देती है? मतलब ऐसा करना है कि एकदम डिलीट हो जाए। शिफ्ट प्लस डिलीट, क्या कर देना है? शिफ्ट प्लस डिलीट। इसका मतलब हुआ कि अब आप उसको कभी भी वापस नहीं ला सकते, वो पूरी तरह डिलीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 43। ये कहता है कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? देखिए ये पोस्को एक्ट पर फैसला दी थी। ये किस पर दी थी? पोस्को एक्ट पर फैसला दी थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं 44। निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य के थे? नारायण लिखा हुआ है, इसका यह मतलब नहीं है कि ये कहीं नॉर्थ या मिडिल के होंगे, साउथ के थे और केरल के थे। नारायण गुरु कहां के थे? केरल के थे। दैट्स विल बी योर आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट 45। भाबर क्षेत्र, विशाल रीजन क्षेत्र। भाबर असल में जो होता है वो
हिमालय के गिरिपाद में होता है, मतलब हिमालय के गिरी का मतलब होता है पर्वत, और उसका पाद कहने का मतलब कि उसके नीचे। तो हिमालय के गिरिपाद के जो पास में होता है, आसपास, मतलब एडजेसेंट टू द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, वो क्या कहलाता है? भावर क्षेत्र कहलाता है। तो भावर क्षेत्र का विशाल मैदान किस भाग में स्थित है? हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। अगला सवाल देखते हैं 46। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार 13 और 14 मार्च 25 को मनाया गया? होली मनाया गया था। मार्च में जनरली क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन, दिवाली तो कभी नहीं, ईद उल फितर इस बार था नहीं, तो होली इसका आंसर हो जाएगा। होली सबको ही मनाते हैं, स्टूडेंट को थोड़ी पता जब कब आया होली, कब चला गया। 47 में आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, पश्चिमी है, दक्षिणी है, भूटान में उत्तरी भाग नहीं है। पूर्वी भी है, दक्षिणी भी है, पश्चिमी भी है, उत्तरी भाग भूटान में नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तरी भाग नहीं है। पूछ रहा है ना कि किस प्रभागों का नाम नहीं है, तो उत्तरी नहीं है, 3 भागों में है वो, पश्चिमी में, दक्षिणी में और पूर्वी में, उत्तरी में नहीं है। नेक्स्ट बात करें फिर अगले सवाल की, तो ये कहता है कि 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डीजीएचएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जाएंगे आप तो सिलेक्शन होता है यहाँ डीजीएचएस और सीजीएचएस को किन मुख्य स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है? देखिए एक चीज याद रखिए, ये डीजीएचएस क्या है? मेडिकल लाइन है। ऑप्शन पढ़ते हैं अब, फिट इंडिया मूवमेंट और भारत अभियान, क्या ये हो सकता है? नहीं। दूसरा कहता आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हो सकता है बिल्कुल। नेशनल हे स्टैक और ई संजीवनी, पीएम जय और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये नहीं, ये नहीं। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 इस सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? मतलब एकदम वहां पे डायरेक्ट। देखिए हम आपको कुछ बता के बताना चाहते हैं, क्या होता है कि ये अर्थ है, यहां कुछ जोन है, जैसे ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। आप सब जानते हैं ऊपर में 23.5 डिग्री की अगर बात करें तो क्या है? नॉर्थ, और यहां 66.5 नॉर्थ। सेम चीज नीचे बनाते हैं, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। तो ये क्या होता है कि ये पूरा एरिया कटिबंध आप लोग पढ़े होंगे, तो इस पूरे एरिया को अंग्रेजी में कहते हैं टॉरिड जोन। आप सब जानते हैं इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। आप सब जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सन जो है वो क्या रहता है? ऊर्ध्वाधर रहता है, यानी डायरेक्ट रहता है, वर्टिकल रहता है। अब अगर बात करें कि ये एरिया क्या कहलाता है, तो ये एरिया को कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। अगर इस तरह का डायग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब है टेम्परेट जोन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। इससे ऊपर अगर बात करें, ये जो एकदम ठंड का इलाका है जहां बर्फ जमा हुआ रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर इसका नाम देना चाहें तो ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये क्या है? मकर रेखा। इसकी बात करें तो ये है अटलांटिक वृत्त, अटलांटिक वृत्त।
ये क्या है? आर्कटिक वृत्त। ये क्या है? आर्कटिक वृत्त। ये वाला जो जोन है जिसमें इस तरह की आकृति बनी हुई है, इसका मतलब ये क्या है? शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। तो अब बताइए, ये आपको पता है कि इक्वेटर के पास सन जो है वो रहता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग 50 तक ही करेंगे, आगे फिर करेंगे नेक्स्ट। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। देखिए, ये प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सबको कन्वर्ट करके एज वाइज बनाया जाता है। अब जब बात होती है कि, अब बताइए, स्कूल में विलय के कारण ऐसा नहीं होता है। आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों का नामांकन ये भी नहीं होता है। अगर हम ऐसे विद्यार्थियों को शामिल कर ले जिनका बहुत हायर एजुकेशन है, तो उसके कारण ये संभव है। यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को शामिल करने के कारण क्या होता है कि जो एजुकेशन का जो रेशियो रहता है वो हाई हो जाता है और वो 100% को पार कर जाता है। जनगणना में त्रुटि नहीं होगा। दैट्स विल बी योर आंसर, तीसरा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जहां हम इसके आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।